तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वो भी आधे घंटे में 30 मिनट्स टू 45 जा सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की एक क्विक रिवीजन। तो पहली चीज आती है कि एसिड होते क्या हैं। तो एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, और अगर हम रेड लिटमस लेते हैं तो वो ब्लू चेंज हो जाता है एसिड में। और मतलब कि जब लिटमस पेपर होता है उसका कलर तो वैसे पर्पल होता है, पर वो ब्लू में चेंज हो जाएगा अगर वो एसिड होगा। रेड लिटमस टू ब्लू रेड हो जाएगा अगर वो बेस होगा। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसमें वो रिलीज करता है H+ आयंस। और ये एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। उसके अलावा अब अगर हम बात करें तो मैं ये क्या बोल रही थी, लिटमस लिटमस एक तरह का इंडिकेटर होता है। और इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। तो हमें फर्क बताने के लिए इंडिकेटर होते हैं, और इसके भी टाइप होते हैं, या तो वो नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है या फिर ओल्फैक्टरी होता है। तो नेचुरल के वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो नेचर से हमें मिलेगा, मतलब कि रेड कैबेज लीव्स जैसे कि हो गया, जैसे कि टर्मरिक हो गया, या फिर कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटोनिया एंड जेरेनियम। ये सारी चीजें ना नेचुरल इंडिकेटर हैं, जो हमें बताती है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर हो गया जैसे कि रेड रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटोनिया एंड जेरेनियम। ठीक है, अब मैंने इधर इंडिकेटर लिखा हुआ है, ये टर्मरिक। इसका कलर क्या होता है? येलो होता है ना। ये टर्मरिक येलो कलर का होता है। एसिड में जाकर उसका कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। पर जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। सारे इंडिकेटर अलग अलग तरह के होते हैं। जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड में जाकर रेड कलर का हो जाता है और बेस में जाकर ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, लिटमस तो वो अलग हो गया। उसके अलावा अगर हम अभी किसकी बात करें, नेचुरल इंडिकेटर की, तो नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है टर्मरिक। टर्मरिक येलो कलर का होता है, एसिड में जाके उसमें कोई चेंज नहीं आता और बेस में वो जाकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। वैसे ही अगर हम रेड कैबेज जूस, जो कि पर्पल होता है कलर में, जब वो एसिड में जाता है तो लाल, एसिड मतलब खतरा, तो वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस में जाकर वो ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा दूसरा इंडिकेटर था वो था सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन। ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मतलब कि मैन मेड इंडिकेटर हैं। जो अभी हमने पढ़े वो नेचुरल थे, मतलब कि हमें जो नेचर से मिले थे। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हमें बताएगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम में ही ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज लास्ट में है तो ये इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होगा। एसिड में जाकर खतरा आ जाएगा, मतलब कि ये रेड कलर का हो जाएगा। उसके अलावा बेस में जाकर ये येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, फेनोफ्थलीन वैसे तो कलरलेस रहता है, एसिड में जाकर भी वो कलरलेस रहेगा और बेस में जाकर वो पिंक कलर का हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा जो तीसरा इंडिकेटर था, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, हमने दो इंडिकेटर तो पढ़ लिए। एक था नेचुरल इंडिकेटर, एक सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें नेचर से मिला था, सिंथेटिक जो मैन मेड है। मैंने बता दिया कि एसिड में जाकर कैसा होता है और बेसिस में जाकर कैसे होता है। ठीक है, तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर ये थोड़ा नया नया सा है। इसका मतलब होता है कि ऑडोर चेंजेस, ऑडोर मतलब स्मेल, जो सब्सटेंस की जो स्मेल है वो एसिड में रहेगी या फिर बेसिक में रहेगी, इससे पता चलता है। कौन से इंडिकेटर से? ऑल फैक्टर इंडिकेटर से। जो अनियन होता है, अनियन एसिड के साथ रिएक्ट करने पे कोई स्मेल नहीं देता, पर बेसिस के साथ रिएक्ट करने पर उसके साथ उससे एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है। वैसे ही वनीला एसेंस एसिड के साथ कोई स्मेल नहीं देते, पर बेसिस के साथ उनकी स्मेल आती है। तो अब आ गए हम बेसिस पर। तो बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और ये भी कोरोसिव उतने ही होते हैं जितने एसिड होते हैं। एसिड में हमने क्या पढ़ा? एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं। और वो क्या, और क्या पढ़ा था हमने कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, पर बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और दोनों के दोनों ही इक्वल में कोरोसिव उतने ही हैं, मतलब बहुत खतरनाक टाइप के हैं दोनों के दोनों। एसिड भी खतरनाक है, बेसिस भी खतरनाक है।
अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन ना पेपर में आया था, इसमें पूछा था, बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि एसिड को डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। तो देखो एसिड जो कि टोटली आयोनाइज हो जाते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और एसिड H प्लस आयन फॉर्म करते हैं, ये बात तो है। जब एसिड सॉल्यूशन में मिल जाते हैं ना, तो एसिड जो होते हैं वो ड्राई के साथ नहीं फॉर्म कर पाते हैं। एसिड उनको अपना जो नेचर दिखाने के लिए उनको सॉल्यूशन में आना पड़ता है। बिना वो सॉल्यूशन में आए अपने आयंस भी जनरेट नहीं कर पाएंगे, और आयन जनरेट नहीं करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बनेंगे, वो वीक एसिड कैसे बनेंगे। ठीक है, तो एसिड जो पूरी तरीके से मिल जाते हैं सॉल्यूशन में उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे कि ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 HNO3। ठीक है, उसके अलावा जो एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब पूरी तरीके से तो आयोनाइज नहीं होते, पर थोड़े मोड़े तो होते हैं, जो थोड़े से भी होते हैं ना, उनको वीक एसिड कहते हैं। और वो भी H प्लस आयन ही फॉर्म करते हैं, पर वो थोड़ी कम मात्रा में करते हैं। वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड उसी चीज को ज्यादा मात्रा में फॉर्म करते हैं, H प्लस आयन को। अब जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं उसका एग्जाम्पल ले लो CH3 COOH, बोले तो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड के बारे में पढ़ा है। अब तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेम चीज वही है, जो बेसिस पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और ये सॉल्यूशन में जाकर OH माइनस आयन को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एसिड H प्लस आयन को फॉर्म करते थे, वैसे ही ये OH माइनस आयन को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH हो गया, या तो KOH हो गया, या तो CaOH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाते हैं। वैसे ही वीक बेस जो होते हैं वो बेसिस तो होते हैं, और वो OH माइनस आयन्स भी फॉर्म करते हैं, पर वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, और वो जो OH माइनस आयन को फॉर्म करते हैं वो ज्यादा मात्रा में नहीं करते हैं, वो थोड़ी कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम एसिड और बेसिस को रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ, तब क्या वो बनाते हैं। जब एसिड और मेटल, एसिड ले लो HCl, मेटल ले लो Na, तब एसिड और मेटल मिलकर सॉल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो जैसे हमने एसिड लिया HCl, मेटल लिया Na, तो Na जाएगा Cl के साथ, बचा क्या H, H2, H अकेला तो रहता नहीं, वो H2 फॉर्म में रहता है। H2 फॉर्म हाइड्रोजन गैस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, एसिड एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। अब बेसिस ना ज्यादातर तो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर कुछ कुछ करते हैं, जैसे कि जिंक। अब हमने इधर ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, इधर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था HCl, है ना, इधर हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तब बना देगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और इसी के साथ देगा हाइड्रोजन गैस को। तो देखो, अगर एसिड और बेसिस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे बनाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही, पर एसिड मेटल के साथ कर देता है आराम से, पर बेसिस को वो सिर्फ कुछ मेटल के साथ ही करता है, जैसे कि वो जिंक के साथ करा उसने रिएक्ट। अब हम बात करें कि अब अगर हम मेटल के साथ तो कर दिया, अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं तो देखो, जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तब वो देता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। वहीं पर अगर हम एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं तब भी वो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O ही देता है। मतलब कि दोनों के साथ एक ही जैसा रिएक्शन होता है, चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर मेटल कार्बोनेट हो। अब देखो, हमने मेटल कार्बोनेट में ले लिया Na2CO3। ये अब फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला ऐसे बना कि Na मतलब सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। CO3 कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। और ये चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, ऐसे हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर Na2 बन जाएगा, और CO3 अकेला रहेगा, उसके पीछे वैलेंसी 1 है, तभी बन गया Na2CO3। जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जैसे कि HCl, तो Na चला जाएगा Cl के साथ, H2O हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। वैसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि ले लिया NaHCO3, जब इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तब NaCl हो जाएगा,
H और H और एक O ले लो, H2O हो जाएगा, इधर एक चला गया है तो CO2 बचा, तो वैसे ही ऐसे हो गया रिएक्शन फॉर्म, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट करा मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब उसने फॉर्म किया सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। वहीं पे जब एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते थे तब उन्होंने सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया था। तो देखो अभी हमने सिर्फ एसिड के बारे में बात की, इधर बेस नहीं लिखा ना, तो सिर्फ एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। बेसिस तो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते ना, क्योंकि बेसिस सिर्फ मेटल के साथ करते हैं, वो भी कुछ ही मेटल के साथ करते हैं, और बेसिस मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अगर हमने एसिड और बेसिस को एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट करा दिया तब क्या होगा? जब एसिड और बेसिस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया तब वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इधर डेफिनेशन भी लिखी है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट बनाता है और वाटर देता है उसको ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने इधर भी स्ट्रॉन्ग ले लिया, इधर हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, HCl और NaOH, इन दोनों को हमने कराया तो Na चला जाएगा Cl के साथ, H H H H H, दो H है और एक O है, H2O हो जाएगा। तो मतलब ये NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है, H2O क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तब वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और देखो बेसिस तो रिएक्ट ही नहीं करते मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बेसिस का तो कोई फंडा ही नहीं है। तो जब हम रिएक्ट कराते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड, कुछ नया नहीं है, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। वैसे ही जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेसिस के साथ, मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन सॉरी मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर थे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर है, और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब इन दोनों चीज में एसिड और बेस में है क्या कॉमन? कुछ तो होगा ना कॉमन। तो देखो एसिड ना H+ आयन को फॉर्म करता है सॉल्यूशन में, एसिड ड्राई के साथ नहीं होता है, एसिड ड्राई के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने आयंस को फॉर्म ही नहीं कर पाएगा ड्राई चीज में। जैसे हम बोले ना, अगर एग्जाम में आ गया एसिड को हम ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कराएं तब क्या होगा? क्या वो रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा या ब्लू टू रेड चेंज होगा, या तो कोई चेंज नहीं होगा। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ड्राई के साथ अपने आयन को बाहर ही नहीं निकाल पाएगा, उसको अपने आयंस को जनरेट करने के लिए सॉल्यूशन चाहिए, एक्वस फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो एसिड कंटेन करता है H+ आयंस को। अब देखो जैसे कि ले लो हम HCl, HCl में भी H+ आयन है और Cl माइनस आयन है, ठीक है। H+ आयन है और CH माइनस आयन है। तो सारे एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ही जनरेट करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के। जैसे कि हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4, इसमें H2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो इसमें H2 तो है ना, सारे एसिड में H+ आयन होगा ही होगा। कटायन सेम रहेगा, सेम क्या रहेगा? H+ आयन, और अनायन चेंज होते रहेंगे। जैसे इसमें HCl में क्या हो गया? Cl माइनस, H2SO4 में क्या हो जाएगा? SO4 माइनस, अनायन चेंज हो गया, पर कटायन क्या है? H+ आयन, ठीक है। वैसे ही बेसिस OH माइनस आयन को फॉर्म करते हैं, जनरेट करते हैं अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। एसिड H+ आयन को फॉर्म करते हैं और बेसिस OH माइनस आयन को फॉर्म करते हैं, जैसे कि NaOH। अब इसमें क्या होगा? Na जो कटायन होगा ना, वो कटायन बदलते रहेंगे और अनायन चेंज ही नहीं होंगे, सिर्फ सेम रहेंगे, वो क्या रहेंगे? OH ही रहेंगे। और एसिड में कटायन सेम रहेंगे, अनायन चेंज होते रहेंगे। अब एक टॉपिक आया कि एसिड को अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो कैसे मिलाना चाहिए उसको। तो जब एसिड को वाटर में मिलाएंगे
तो हमें वाटर को एसिड में नहीं मिलाना, हमें एसिड को वाटर में मिलाना है। जब हम कोई सा भी डाइल्यूशन कर रही होंगी और हमें एसिड और वाटर दे रखा होगा और हमें मिक्सिंग के लिए कह रखे होंगे, तो हम दोनों एक साथ तो डालेंगे नहीं, ना ही हम वाटर पहले डालेंगे एसिड, ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहले वाटर उसमें रहना चाहिए, उसके बाद फिर उसमें एसिड डालना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, वो भी धीरे धीरे उसको मिलाते रहना चाहिए और मिलाते मिलाते उसमें डालना चाहिए। क्योंकि अगर वाटर एसिड में डाला जाएगा तब वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि हमने एसिड ले रखा है और इसमें वाटर डाल दिया तो वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, उसमें से ऐसा हो जाएगा कि मिक्सचर उसमें से बाहर ही आ जाएगा या तो उसमें का ग्लास कंटेनर ही फूट जाएगा। वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि एसिड जो है ना वो H प्लस आयन को ही फॉर्म करता है। अब ये क्या है, ये क्या नई चीज है, ये H3O पॉजिटिव, ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, जब एसिड HCl है वो वाटर के साथ रिएक्ट करा, तब उसने H3O पॉजिटिव आयन बनाए और Cl माइनस बनाया, ठीक है। अब जो H पॉजिटिव आयन है उसको हमने H2O के साथ रिएक्ट कराया, तब H3O पॉजिटिव आयन बना। जो हमारा एसिड होता है, एसिड अकेला कभी नहीं रह सकता। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन आयन को हम कभी H से नहीं डिनोट करते हैं, हम सिर्फ या तो H प्लस आयन से डिनोट करेंगे या तो सिर्फ H3O पॉजिटिव, मतलब कि जब वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा और H3O पॉजिटिव बना देगा। तो एसिड या तो हम किस किस आयन से, दो तरीके से, या तो H प्लस या तो H3O पॉजिटिव। अब हमने एसिड की बात करी है तो अब बेस की भी बात करनी पड़ेगी। तो बेस हमने ले लिया NaOH। जब उसको हमने वाटर के साथ, हमने वाटर की प्रेजेंस में उसको थोड़ा डिकम्पोज किया, तब क्या हुआ, Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन निकले। ठीक है, तो इधर Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन निकले हैं, वैसे ही हमने KOH ले लिया तो K प्लस आयन निकलेंगे और OH माइनस आयन निकलेंगे। तो इससे क्या पता चला कि जो बेसिस हैं वो OH माइनस आयन को जनरेट करते हैं। जैसे कि एसिड H प्लस और H3O पॉजिटिव को जनरेट करते हैं, वैसे ही जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयन को जनरेट करते हैं। और सारे बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसको हम अल्कलीज कहते हैं, उनका एक अलग सा नाम है। जो सारे बेसिस डिसॉल्व होंगे वाटर में उनका नाम है अल्कली। अब ये इतना तो हमारा खत्म हो गया, हमने पढ़ लिया अल्कली तक तो पढ़ लिया। अब आ गए थोड़ी सी अलग चीज पर कि अब हम पढ़ने वाले हैं पीएच के बारे में। मैंने आपको बता दिया हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, ये जो है वो बाद में था, मैंने आपको पहले ही बता दिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यही था इस जो पैराग्राफ दे रखा है बुक में 2.3, उस पैराग्राफ में वही था जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वाला बताया है। ठीक है, वो बाद में था पर मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि एसिड की बात ही हो रही थी तो बता दिया मैंने। अब हम आ गए हैं पीएच पर। जो पीएच स्केल होता है वो 0 to 14 जाता है। ठीक है, जो पीएच का स्केल होगा वो 0 to 14 जाता है। 0 जो होता है वो, यहाँ पर जो 0 to 7 होगा वो एसिडिक होगा, 7 to 14 जो होगा वो बेसिस होगा और जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अब इसमें ना थोड़ा सा अलग सा होता है कि अगर हम मानेंगे कि 0 to 7, 0 to 6 तक एसिड है, मतलब 7 तो न्यूट्रल है उसे नहीं माना जाएगा, 8 to 14 बेसिस है। ठीक है, अब जो कौन सा, किसमें ज्यादा एसिड है, किसमें ज्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, किसमें कम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, किसमें ज्यादा OH माइनस की कंसंट्रेशन है, किसमें कम है, वो कैसे पता लगेगा? तो देखो, एसिड वाले में थोड़ा उल्टा होता है। एसिड वाले में जो जितना छोटा होता है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है H प्लस आयन की, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एसिड। इसमें देख लो, 0 ज्यादा बड़ा होगा या फिर 6, 0 ज्यादा एसिडिक होगा या फिर 6 ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें आंसर होना चाहिए कि 0 ज्यादा एसिडिक होगा और उसमें ज्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी। वैसे ही 1 और 6 में कंपेयर करें तो 1 ज्यादा एसिडिक है, वैसे ही 2 और 0 की कंपेयर में करें तो 0 ज्यादा है। तो जितना जो सबसे छोटा उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है H प्लस आयन की। पर बेसिस में उल्टा होता है, जैसे मानते हैं कि जितना नंबर बढ़ता है उतना ही वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। तो अगर हम लें कि 8 ज्यादा
OH माइनस कंसंट्रेशन कर रहा है या 14, तो इसमें 14 ही होगा। जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, वो उतना स्ट्रॉन्गर बेसिस होगा। पर एसिड में उल्टा होगा। और 7 तो अपना न्यूट्रल होता है जो कि होता है वाटर। अब हमारा ना ये पीएच इन एवरीडे लाइफ हम पढ़ने वाले हैं। पीएच को अपने अपने जो चारों तरफ हम देखते हैं ना चीजों को, उसमें हम पीएच को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं कि जो बॉडी के अंदर जो पीएच रेंज होती है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होती है। 7 क्या था? 7 नंबर क्या था? न्यूट्रल। तो अपनी बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। अब अगर जो हमारा रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर आसमान से रेन आ रही है, वो अगर 5.6 के नीचे चली जाती है तो वो एसिड रेन होती है। और एसिड रेन की वजह से सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। एसिड रेन की वजह से एक्वाटिक लाइफ डेंजर में आती जा रही है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है एक्वाटिक लाइफ को, ठीक है। और रेन वाटर जब 5.6 से नीचे जाता है तभी ये एसिड रेन होती है, अगर ऊपर रहता है तब वो रेन ही रहती है। हम ऐसा कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि पहली बारिश ही रेन जो होती है वो एसिड रेन होती है। उसके अलावा अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल 6.6 टू 7.5 रेंज करता है। अगर सॉइल ऐसा होता है ना कि वो ज्यादा एसिडिक हो गया तो उसमें बेसिस मिला देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और अगर ज्यादा बेसिक हो गया तब उसमें एसिड मिला दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर वो ज्यादा एसिडिक हो गया तो उसमें बेस मिला दिया जाता है, बेसिक हो गया तो एसिड मिलाया जाता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो बॉडी का जो पीएच हो गया वो 7.0 टू 7.8 होता है। और रेन वाटर अगर 5.6 के नीचे जाती है तब वो एसिड रेन बन जाती है, और ये हार्मफुल होती है ये वाली रेन। पीएच ऑफ नॉर्मल सॉइल जो होता है वो 6.6 टू 7.5 जाता है। और हमारे जो स्टमक में है ना, स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो कुछ ज्यादा ही एसिड को प्रोड्यूस करने लग जाता है, और उसकी वजह से पेन और इरिटेशन हो जाती है। अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, या तो इनो जो बोलते हैं ना, इनो, वो क्यों क्यों दिया जाता है? ताकि हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो हम हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ फूड। पर एसिडिटी के टाइम पर क्या होता है कि स्टमक में कुछ ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है स्टमक, और इसकी वजह से पेन और इरिटेशन होने लग जाती है। अगर हम बेसिस का इस्तेमाल करें तो ये हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी मुंह के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा जो पीएच है वो मुंह के अंदर 5.5 से नीचे चला जाता है ना, तो हमारे जो टूथ हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस मानते हैं पूरी बॉडी का, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सुना आपने, ध्यान से सुना। जब माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाने लग जाता है तो हमारी पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कोरोड होने लग जाता है और हमारे दांत गिरने लग जाते हैं। अब सेल्फ एक छोटा सा है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं भाई वो? तो सेल्फ डिफेंस कुछ ऐसे करते हैं कि बी जो होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एसिड को लीव कर देते हैं, जो होता है मेथनॉइक या तो फॉर्मिक एसिड। जो बी स्टिंग होती है वो कौन से एसिड होती है? उसके अंदर होती है मेथनॉइक एसिड या तो उसे बोल सकते हैं फॉर्मिक एसिड। और जब बी हमें स्टिंग करके चली जाती है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को मिटाने के लिए हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं ताकि हमें रिलीफ मिले। और वो अपनी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हमें स्टिंग करती है, अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो हमें स्टिंग करेगी। अब देखो, अब हम ना थोड़े से अब इसकी ये बेसिस खत्म होने वाले हैं, ये सारे एसिड बेसिस खत्म होने वाले हैं, हम सॉल्ट के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। पर एक बार ये भी देख लो कि नेचुरल सोर्स में कौन कौन से एसिड होते हैं। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और लेमन में सिट्रिक होता है, एंड स्टिंग मेथनॉइक, नेटल स्टिंग मेथनॉइक एसिड, ठीक है। तो देखा जाए तो एंड और नेटल स्टिंग जो होते हैं वो मेथनॉइक एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है।
कर्ड लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है, इतना तो हमें पहले से ही पता था। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ये थोड़ा सा याद करने वाला है। टामरिंड टार्टरिक एसिड, टीटी, कुछ ऐसा करके कुछ ना कुछ ट्रिक बना के थोड़े बहुत तो याद हो ही जाएंगे और थोड़े बहुत पहले से याद होंगे। विनेगर एसिटिक एसिड होता है। ओके, अब हमारा जो एसिड और बेस है वो खत्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं सॉल्ट पे। हमारा चैप्टर का नाम क्या था? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस खत्म हो चुका है, सॉल्ट पे आ गए हैं। पहला सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई सा भी सॉल्ट ना याद करने के 4 स्टेप में आप इसको याद कर सकते हो। पहला तो उसका केमिकल नेम, फिर केमिकल फॉर्मूला, फिर उसकी प्रिपरेशन और फिर उसके यूजेस। तो केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम हो सकता है कॉस्टिक सोडा। तो केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम फॉर Na, हाइड्रोक्साइड फॉर OH। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH। प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है? अब देखो, जब ना इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, जब सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तब वो डीकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जाता है। और इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तब Na जो था, Na चला जाता है OH के साथ और एक H बच जाता है। कुछ रुको, मैं बताती हूँ, दोबारा से बताती हूँ। NaCl जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, तब उसने क्या बनाया? उसने बनाया NaOH प्लस Cl2 गैस और H2 गैस। ये दोनों अलग अलग हैं। Na चला गया OH के साथ, इसमें क्या बचा? एक H बचा इसमें, और इसमें Cl बचा। Cl अकेले नहीं रह सकता, उसके साथ Cl2 होना चाहिए, और H भी अकेले नहीं रह सकता, वो H2 के फॉर्म में होता है। तो क्या फॉर्म हुआ? NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे बना था? जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर गई थी सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, और जो क्लोरीन गैस थी ना, वो एनोड से गिवन ऑफ हो गई थी और हाइड्रोजन गैस कैथोड से। और जो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ना सॉल्यूशन, वो कैथोड के साइड पर बना था। अब देखो, ये फिगर भी बुक में दे रखी है। ये हमने जो सॉल्यूशन ले रखा है, एक तरफ तो एनोड है, एक तरफ कैथोड है। जो हमारा जो क्लोरीन गैस थी, वो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो जो क्लोरीन गैस थी वो एनोड से निकल गई और हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकल गई, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। कैथोड की साइड पे बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो इस फिगर में है ना, ये फिगर सिर्फ यही नहीं बता रही, इधर ना इसके यूजेस भी दे रखे हैं। ध्यान से देखना फिगर को, इसमें यूजेस दे रखे हैं कि NaOH के यूजेस क्या होते हैं डीग्रीसिंग मेटल्स में, और ये यूज किए जाते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, और पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स में NaOH यूज किए जाते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स में, डीग्रीसिंग मेटल्स में, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। और इधर ये H2 के भी फंक्शन दे रखे हैं कि ये फ्यूल्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं। Cl2 के भी दे रखे हैं कि ये वाटर ट्रीटमेंट में काम आते हैं, स्विमिंग पूल में काम आते हैं, PVC डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में काम आते हैं ये। ठीक है, तो मेन क्या था? NaOH का फंक्शन क्या था? क्या है वो? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में काम आते हैं बनाने में, डीग्रीसिंग मेटल्स, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वो कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे हुई? जैसे कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि CaO प्लस H2O जब मिलता है तब ये बनाता है। इसका नाम क्या था? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के साथ जब हम Cl2 का एक्शन करवा देते हैं, तब वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, प्लस में वाटर बना देता है। ठीक है, तो अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना दिया है उसने, अब उसके यूजेस भी पता होने चाहिए ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस में 2 पॉइंट तो ब्लीचिंग के डाल देना कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। उसके अलावा थोड़ा सा और
पढ़ लेना, मतलब 2 पॉइंट तो ब्लीचिंग के नाम से ही चले गए। उसके अलावा थोड़ा सा वाटर पे आ जाना कि टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स से फ्री करने के लिए काम आता है भाई ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और ये एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग पाउडर के भी 4 स्टेप में खत्म हो गया ये वाला भी। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, स्लेक्ड लाइम को जब Cl2 के साथ रिएक्ट करा दिया तब उसने CaOCl2 बना दिया। उसके यूजेस पढ़ लिए अब हमने। अब चलते हैं तीसरे सॉल्ट पर, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ये भी कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। NaHCO3 केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बनता कैसे? इसके लिए ना बहुत सारे लोग आते हैं, NaCl हो गया, NH3 हो गया, H2O, CO2 सारे आ गए और इन्होंने फॉर्म क्या किया। अब अगर सिर्फ हमने ये क्या पढ़ा था, सिर्फ ये दोनों थे जो हमने सबसे पहला वाला रिएक्शन पढ़ा था कि NaOH बन गया था, सिर्फ NaCl और H2O के रिएक्शन से। पर इस बार अब और भी ज्यादा लोग हैं, NaCl के साथ H2O भी है, CO2 भी है, NH3 भी है, तो सेम तो बनेगा नहीं, कुछ और बनेगा। तो इसने बना दिया अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ साथ बना दिया हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब हम NaHCO3 को भी हीट कर देंगे ना, तब Na2CO3 बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा। अब जो ये Na2CO3 बना ना, ये हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तब बनेगा, ठीक है। तो अभी हम बेकिंग सोडा पर हैं, तो पहले बेकिंग सोडा को खत्म कर लेना चाहिए। तो प्रिपरेशन कैसे हुई? NaCl, NH3, H2O, CO2 चारों आए और चारों मिलकर उन्होंने अमोनियम क्लोराइड बनाया और NaHCO3 बना दिया, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस है कि ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम आ गया। अरे ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है क्या? हाँ अलग अलग है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? थोड़ा सा ले लिया बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ले लिया माइल्ड एडिबल एसिड, बोले तो टार्टरिक एसिड ले लिया या तो कोई सा भी एसिड ले लिया, ठीक है। तो अब फिर बन जाता है वो बेकिंग पाउडर, ठीक है। जब हम NaHCO3 को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तब NaCl प्लस H2O और CO2 गैस देता है। और जो ये CO2 होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है केक और ब्रेड के राइज होने की, उनके सॉफ्ट और स्पंजी होने की, ठीक है। तो हमने पहले यूजेस क्या पढ़ा कि वो बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, जो कि क्या होता है? बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। उसके अलावा इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड की तरह पर काम आते हैं। अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में तो बेकिंग सोडा खाने से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि ये बेस है और ये एंटासिड की तरह काम आते हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके अलावा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम आ जाता है, ठीक है। तो 3 सॉल्ट हो गए अपने। पहला क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा था ब्लीचिंग पाउडर, फिर तीसरा है ये बेकिंग सोडा। अब आ जाते हैं हम वॉशिंग सोडा पर। वॉशिंग सोडा, तो इसका अब केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन और यूजेस 4 स्टेप में इसकी भी बात खत्म हो जाएगी। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखो ये जो Na2CO3 ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा? अरे अभी तो देखा था जब हमारा जो क्या था वो हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3 जब हीट होता है तब वो यही बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, उसके साथ साथ वाटर बनाता है और CO2 गैस बनाता है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाएगा तब वो सोडियम कार्बोनेट देगा, ठीक है। इतना अभी हमने रिएक्शन में भी पढ़ा था कि NaHCO3 when heated it gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। उसके अलावा अब वो Na2CO3 तो आ गया, पर इसके आगे हमें डॉट 10H2O ये भी तो दिख रहा है। उसके बाद होगा रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अब ये क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन होता है जब सोडियम कार्बोनेट में कोई से फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे तब वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स करके उसमें डाल दिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला दिए, तब उसने बना दिया वॉशिंग सोडा। तो सिर्फ इसका फॉर्मूला Na2CO3 नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है।
Na2CO3 plus H2O gives Na2CO3.10H2O। अब इसके यूजेस क्या है, इसका नाम में वॉशिंग है तो ये यूज किए जाते हैं एज एन क्लीनिंग एजेंट। उसके अलावा ये रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर था वो ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स करता था, और वॉशिंग सोडा जो है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटा देता है। और ये यूज किए जाते हैं ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। और इसके अलावा 3 तो वैसे काफी हो जाएंगे, ये याद भी हो जाएंगे। और चौथा है कि ये मैन्युफैक्चर में काम आते हैं सोडियम कंपाउंड, जैसे कि हो गया बोरैक्स। अब जो ये है, ये लास्ट सॉल्ट है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। अब इधर हाफ H2O भी रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है। On heating gypsum, इधर U आएगा, on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. जब हम जिप्सम को at 373 केल्विन या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तब जो जिप्सम होता है उसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर हीट करने पर वो सिर्फ हाफ रह जाते हैं और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिलीज हो जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब जिप्सम को हम हीट कर देते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर एट 373 केल्विन, तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। CaSO4.12H2O और 1.5 H2O रिलीज हो जाती है। अब इसके भी कुछ यूजेस होंगे। इसके यूजेस क्या है कि ये टॉयज बनाने में काम आता है, यूज्ड फॉर मेकिंग मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन में काम आता है, और कभी ना कभी तो हड्डी टूटी होगी तो उसको हील करने के लिए भी काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज बनाने के लिए काम आता है, मेकिंग मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन काम आता है, और ये हील करता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को। तो ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, तीनों चीजों को हमने रिवाइज कर लिया। इतना ही था बस। थैंक यू।